हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th भारतीय भवन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गति का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर करेंगे। बाद वाले में इसका जो लघुत्तरीय है, दीर्घोत्तरीय है और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है उसका भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा समय समय पे। जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, सारे बुक का क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। आप सभी जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज को देखिए। जो सब्जेक्ट आपको उसका आंसर क्वेश्चन करना है तो उस चैप्टर को देखिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में सभी अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में फटाफट से स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके से है कि आवर्त गति किसे कहते हैं। आपको डिफिनेशन बताना है कि आवर्त गति किसे कहा जाता है। तो डिफिनेशन में हमने लिखा है कि जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों के बाद दोहराती है तो ऐसी जो गति होती है उसी को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कहने का मतलब कोई वस्तु है एक निश्चित समय में बार बार वही चीज को दोहरा रही है तो इस चीज को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होता है। तो जो उसका विस्थापन हो जाता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे एक वृत्त को लेकर के समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु था और ये क्या कर रहा था, इस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगा रहा था। तो जैसे ही चक्कर लगाकर इस बिंदु तक पहुंचा तो इसका जो कंडीशन आ गया वो क्या आ गया, विस्थापन का। वो विस्थापन का जो कंडीशन आया वो शून्य आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि यहाँ पे शुरू से जब प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु दोनों एक ही जगह पे समाप्त हो रहा है, इस कंडीशन से यहाँ पे जो विस्थापन हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक पिंड को जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पृथ्वी पर वापस आ जाता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी एवं उसका विस्थापन ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो उसका कुछ दूरी होगा, वो कुछ दूरी तक तय करेगा और पुनः उस बिंदु से जब ये नीचे आएगा तो वहां से भी उसको आने में कुछ दूरी तय करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में उसका जो दूरी हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा और विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने जिस जगह से फेंका उसी जगह पर वो आके गिरा। तो इस कंडीशन से वहां पे जो उसका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका उत्तर लिख देखिए, यहाँ पे हमने उत्तर भी लिखा है कि इसकी दूरी दोगुनी हो जाएगी और जो विस्थापन होगा वो शून्य होगा। समझने के लिए आप यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। आपका जो नीचे वाला जो ये पॉइंट है इसको मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका कोई पिंड है, इसको इस पृथ्वी से h ऊंचाई तक फेंका जा रहा है। तो ये इस बिंदु तक जाकर ये इस बिंदु तक पहुंच रही है और पुनः इसके बाद ये लौट जा रही है नीचे की ओर। और इस कंडीशन में जब इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो एक तो ऊंचाई जाने में तय किया और आने में भी तय किया, यानी h प्लस h बराबर कितना हो जाता है, 2h हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे विस्थापन की बात करें तो इस बिंदु पर पहुंचा और पहुंचने के बाद पुनः इसी बिंदु पर वो आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंत बिंदु है उन दोनों का जो अंतर है वो जीरो आ रहा है। तो इस कंडीशन से जो इसका विस्थापन होगा वो भी जीरो होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कहता है सीधी सड़क पर गतिमान एक बस, गतिमान करने का मतलब वो गति में बस है और 7 बजे मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी थी और 7:15 में वो -5 किलोमीटर की दूरी पर थी। यहाँ पे एक चीज छूट गया, आप लोग जरा से इसको लिख लेंगे, -5 आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, तो -5 किलोमीटर दूरी पर थी तो उसका विस्थापन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, आप यहाँ पे देखिए इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो 8 किलोमीटर होगा। अब कैसे होगा आइए समझते हैं। मान लीजिए इस जगह पे स्टेशन था और ये स्टेशन से ये 3 किलोमीटर मान लीजिए कि यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे ये बस खड़ी थी। ठीक है, अब ये कहता है कि जैसे ही ये 7 बज रहा था और जैसे ही 7:15 हुआ तो ये जो बस थी वो माइनस में चली गई, यानी -5 किलोमीटर की दूरी पर चली गई। तो आप सभी को पता होगा कि जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, दूरी जो होता है वो माइनस में कहाँ जाएगी, आप जरा सोचिए, माइनस में कहीं भी जाएगी तो दूरी तय करेगा ही।
ठीक है, माइनस में कहीं भी जाएगा तो वो दूरी तो तय करेगा ही। तो इस कंडीशन से जो इसका विस्थापन हो जाएगा वो 3 प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू 8, यानी इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो 8 किलोमीटर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है, कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यास सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, तो उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या है। पहले आप एक फिगर से इसको समझिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे तो आपका आंसर निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो मान लीजिए कि पहले ये वस्तु इस बिंदु पर थी, ठीक है, और ये r आपका त्रिज्या दिया गया है, और टोटल जब इसकी बात करेंगे तो ये d हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बिंदु चलना प्रारंभ करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस बिंदु के व्यास यानी इस बिंदु के सम्मुख यहाँ पे आएगा, और इस सम्मुख जो होगा वो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का निर्माण करेगा। देख लो यहाँ पे, देखो अर्धवृत्त का निर्माण कर रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसका जो विस्थापन होगा, एक तो r था, और जब ये पूरा हो गया तो ये कितना हो गया 2r हो गया, तो विस्थापन कितना कहलाएगा 2r कहलाएगा। अब यहाँ पे तय की गई दूरी की बात करी गई है, तो तय कितना दूरी कर रहा है, तो एक अर्धवृत्त का दूरी तय कर रहा है। देख लो, एक अर्धवृत्त का दूरी तय कर रहा है। तो अर्धवृत्त का ये क्या है, परिधि है ना, ये परिधि है ना, तो परिधि का अर्धवृत्त का परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, तो परिधि का क्षेत्रफल पाई आर होता है। तो जो परिधि का क्षेत्रफल होगा वही तय की गई दूरी होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि पाई आर कैसे होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य हो। तो उत्तर में लिखा है हाँ ऐसी होती है, और वो कौन सी में होती है, वृत्तीय गति में होती है। इसको आप इसी फिगर से भी समझ सकते हैं, इसी फिगर से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका वृत्त है और इस पर कोई वस्तु गतिमान है, वो गति कर रहा है, तो इस कंडीशन में देखिए औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहाँ पे कुल जो स्पीड इसका होगा तो इसी वृत्त पर होगा ना, इसी पे होगा ना, और इसी पर जब होगा तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा जो वृत्त का होगा, बार बार वही लगा रहा है। तो इस कंडीशन में एक कभी इसका जो वेग है वो शून्य हो सकता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, इसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए जाहिर से फंडा है कि कोई वस्तु जब एक समान वेग से गतिशील है तो उसका जो ग्राफ होगा या उसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक ही गति से गतिशील है, इसी बिंदु पर वो गतिशील है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका जो क्या होगा त्वरण वो शून्य हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ है, इस गति में सवार का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट वही क्वेश्चन आ गया जैसे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपका वेग समय ग्राफ है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसका त्वरण क्या होता है। तो आपने त्वरण बराबर पढ़ा होगा v2 माइनस v1, यानी प्रारंभिक दूरी या अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी अब घटा देंगे और उसको t2 माइनस t1 यानी इन दोनों में जो लगा समय रहेगा उससे यदि आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकलता है, त्वरण निकलता है। आपने ऐसे भी पढ़ा होगा a बराबर v माइनस u बटा t, इस फॉर्मूला से भी इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही आप निकालोगे तो इसका भी क्या, प्रारंभिक वेग क्या है 20 किलोमीटर और अंतिम वेग भी क्या है 20 किलोमीटर। तो इसका लेकिन टाइम अलग अलग लग रहा है, देख लो यहाँ पे। तो जब इन दोनों को घटाओगे तो क्या ऊपर आ जाएगा 0/t, यानी कहने का मतलब इसका जो त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग समझिए इस चीज को। और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको आपको कमेंट के माध्यम से समझाएंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल सी फंडा है कि वेग समय ग्राफ क्या देगा, तो वेग समय ग्राफ क्या देगा, उसकी कुल विस्थापन देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हम विस्थापन के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे।
ठीक है, किसके द्वारा ज्ञात कर लेंगे, तो विस्थापन के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, S बराबर V माइनस T2 माइनस T1, इस फॉर्मूला का भी यूज करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। तो एक गाड़ी का जो ऑडोमीटर मापता है वो उसका गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कि गाड़ी कितना दूरी तय कर रहा है या कितना दूरी तय कर चुका है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो ये बिल्कुल शून्य हो सकता है, क्योंकि कोई वस्तु 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पुनः वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर ही लौट जाएगा, तो इस कंडीशन में उसका विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। जैसे कि आप अगर फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो मान लो कि ये कोई कार है, ठीक है, और ये 2 किलोमीटर की दूरी तय इस बिंदु तक करता है और फिर पुनः कार इसी बिंदु पर आ जाता है, तो इस कंडीशन में इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। देखिए किसी अवस्था में नहीं, किस अवस्था में पूछा है, वो कौन सी अवस्था आएगी जब किसी वस्तु के औसत वेग का जो परिमाण है वो औसत चाल के परिमाण के बराबर होगा। तो ऐसा कब आएगा, जब वस्तु बिना दिशा परिवर्तन किए एक सरल रेखीय चाल से चले, तो इस कंडीशन में उसका जो औसत वेग होगा औसत चाल के बराबर हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में है। तो आपको यहाँ पूछा है कि आप गति के विषय में क्या कर सकते हैं, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो ये होगा कि वस्तु एक समान चाल से गतिशील रहेगी जब वो समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर चले। अब कैसे, तो आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे ये आपका ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी चाल, इधर आपका चाल दिखाया गया है और इधर आपका समय दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो इसकी चाल है वो इसी डायरेक्शन में समय अक्ष के समांतर चले, ठीक है, समय अक्ष के क्या चले, समांतर चले। तो इस कंडीशन में ये जो वस्तु का चाल होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा में जा रहा है, ये ऐसे ही आगे चलते जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस स्थिति में वस्तु अस्थायी होगा। इसको भी आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये आपका कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये आपका टाइम है यानी समय है, और ये आपका दूरी है, और ये जो दूरी है, देखिए ये जो दूरी है वो समय अक्ष के समांतर है। किसके अक्ष के समांतर है, समय अक्ष के समांतर है। अब कोई वस्तु, ठीक है, अब कोई वस्तु गति कर रहा है, मान लीजिए कि कोई वस्तु गति कर रहा है, लेकिन इसका जो दूरी है वो इक्वल है, मतलब इतना ही है। तो इस कंडीशन में वस्तु क्या रहेगा, जहां के जहां पड़े रह जाएगा, यानी वस्तु अस्थायी हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। बढ़िया से समझिए क्वेश्चन को। ये कहता है कि एक समान के लिए और असमान के लिए, दोनों के लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे फिगर से आप समझ सकते हैं कि जब वस्तु एक समान गति से चलेगी, ठीक है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से होगा, यानी कि जो वस्तु होगा वो सरल रेखीय होगा। क्या होगा, सरल रेखीय होगा। उसका जो गति होगा वो क्या होगा, सरल रेखीय होगा। और सेकंड कहता है यहाँ पे कि असमान हो तो इसका जो समय दूरी ग्राफ होगा वो क्या होगा, वक्रीय होगा, यानी वो वक्र के जैसा होगा, टेढ़ा होगा। देख लीजिए ये कैसे वक्र है। तो इन दोनों चीजों को आप समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 में आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं और उस ग्राफ को देख करके
आपको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे कि एक में दिया है कि चाल नियत है, सेकंड में दिया है कि चाल घट रही है, बढ़ रही है, ठीक है। और चौथी स्थिति में आपसे पूछा है कि इस स्थिति में क्या होगा। तो चलिए इन चारों चीजों को समझते हैं और इसको यहाँ पे मिलान करते हैं। पहला जो बोल रही है कि चाल नियत है, तो देखो बच्चों, जब चाल नियत रहेगा तो वो समय अक्ष के समांतर चलता जाएगा। तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कि ये आपका जो ग्राफ है उसमें जो चाल है वो समय अक्ष के समांतर होती जा रही है। तो इस कंडीशन में ये उत्तर में आप लिखोगे 1 का 3, अब 2 का आ रहा है। तो 2 में कहा गया है कि चाल घट रही है, तो चाल घटेगी, इसका मतलब वो समय अक्ष के ओर झुकते चला जाएगा। तो देखिए आप ये वाले ग्राफ में यहाँ पे चाल है, मान लो कि ये 40 है या 30 है या 20 कुछ भी मान लो, और यहाँ पे मान लो ये समय 20 है, और तो यहाँ पे क्या देख, यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे मान लो 5 है या 0 है। तो इस कंडीशन में देखो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है चाल क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो इस कंडीशन में 2 का क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। थर्ड नंबर में कह रहा है कि चाल बढ़ रही है, चाल बढ़ेगी तो ये समय अक्ष से क्या चला जाएगा, दूर भागता चला जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे जाकर के इसका जो ग्राफ है वो कुछ दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में 3 का क्या हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। और 4 नंबर जो है वो कहता है कि चौथी स्थिति में क्या होता है। तो देखो चौथी स्थिति में पहले समय बढ़ता है, पहले चाल बढ़ता है, और चाल बढ़ने के बाद फिर चाल नियत रहता है, और फिर यहाँ पे चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं असमान स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है। असमान स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 सेकंड। लेकिन पहले हम इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहता है कि कोई वृत्त पर एक वस्तु चल रहा है, मान लो कि यही आपका वृत्त है और इस पे वो 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, और इसकी जो त्रिज्या यहाँ पे दी गई है वो कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जब कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे चलेगी तो इसी पे चलेगी ना, यानी ये आपका क्या है, वृत्त का परिधि है। ये वृत्त का क्या है, परिधि है। और वृत्त के परिधि बराबर आप सूत्र जानते हैं कि वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई आर। अब यहाँ से 2 पाई का मान रख दो 22/7 और आर का मान रख दो 7, 7 से 7 कैंसल, यानी 22 दूनी 44, ठीक है। अब यहाँ पे जो 44 आया वृत्त की परिधि, ये आपको किस चीज के बारे में बताएगा, दूरी के बारे में बताएगा, क्योंकि ये दूरी ही है ना परिधि। अब दूरी आपको निकल गया, चाल भी आपको यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो आपसे क्या पूछ लिया गया है, समय पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी आपका 44 मीटर है और चाल कितना है, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड है। अभी घर्षक को 44 काट दो, मीटर से मीटर काट दो, यानी आ जाएगा कितना, 11 सेकेंड। कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा, आपको पूरा के पूरा ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पहले बढ़ने से पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई जो राशि होगी वो क्या होती है। तो मापी गई जो राशि होती है वो विस्थापन उससे निकाली जा सकती है, वेग निकाली जा सकती है। यानी वेग बराबर होगा विस्थापन बटा समय। आप यहाँ से विस्थापन को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। विस्थापन जब आप निकालना चाहेंगे तो लिख देंगे वेग बटा समय, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेग समय ग्राफ से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है। क्या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी आप निकालेंगे या वस्तु का वेग निकालेंगे। तो देखिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से आप वस्तु की वेग निकाल सकते हैं कि वो कितना वेग से भाग रहा है या कितना उसका स्पीड है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु का वेग। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 20, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं।
उत्तर में हमने लिखा है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो इस स्थिति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित रहता है? तो हाँ, ऐसा होता है। और ऐसा समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए कि यहाँ पे हर एक बिंदु पर जो वस्तु का वेग है वो बदल रहा है। हर एक बिंदु पर वस्तु का जो वेग है वो बदल रहा है और वो भी वृत्तीय गति पे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ए पर कुछ है, बी पर कुछ है, सी पर कुछ है। देख लीजिए, ए पर वस्तु का वेग क्या है, उसकी दिशा क्या है, बी पर क्या है, सी पर क्या है और डी पर क्या है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होगी? तो जाहिर सी बात है, आप जब किसी वस्तु को घुमाएंगे वृत्ताकार पथ पे तो उसका जो गति का प्रकार होगा वो वृत्तीय होगा। इसका उत्तर हमने लिखा है वृत्ताकार होगी। और इसलिए आप यहाँ पे भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने किसी धागे में या डोरी में एक ढेला बांधा है ऐसे, ठीक है, और इस ढेला को आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे चारों तरफ, तो ये कौन सा गति का निर्माण करेगा? वृत्तीय का करेगा ना, और ये वृत्तीय पथ का भी निर्माण करेगा। तो इस कंडीशन से इसका जो दिशा होगा, गति की जो दिशा होगी वो क्या होगी? वृत्ताकार होगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और भी आपको चैनल पे इस चैनल पे आपको वीडियो मिलेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।